अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। राज का सिलसिला जारी है जी। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और राज की एक सबसे अहम बात, मेरे माथे पे ये एक बहुत बड़ी लाइन है जिससे बहुत ज़्यादा खून बहता रहा, मुझे चोट लगी। एक ऐसी लोकेशन पे हमने प्रोग्राम किया, रिकॉर्डिंग की, जहाँ पे एक जिन बाबा रहते थे, बहुत ही ख़तरनाक। हमें पहले ही वार्निंग दे दी गई थी। वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा मखलूक थी और इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस हद तक हमें नुकसान पहुंचा देंगे और मुझे चोट लग जाएगी। ऊपर वाला हिस्सा जो मेरा सर का है वो फट गया और अभी भी ये लाइन, अगर पता नहीं इस कैमरे में नज़र आ रही है, दूर है तो वो लाइन मौजूद है। कोशिश मेरी यही है कि हॉरर से हॉरर एपिसोड आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूं। दूर दराज जाने का मतलब भी यही है और इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। अभी तक जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुका हूं, जो एडिट करके दिखाऊँगा आपको लाहौर में, तो वो इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे। बहुत ही मज़ेदार लोकेशन है, बहुत ही हॉरर लोकेशन थी जहाँ पे मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं। कोशिश करता हूँ ऑफ कैमरा स्टोरी के लिए भी ऐसी लोकेशन ढूंढूँ जहाँ पे मैं बाहर बैठूँ, आपकी आंखों को भी देख के वो सब कुछ अच्छा लगे। जिस तरह मेरे पीछे ये हरियाली है, अरसलान हाशिर मेरे साथ है, मैं इनको कहूँगा मुझे पीछे से फूल भी तोड़ के दे, मैं आपको दिखाऊँ। जो ये जो येलो कलर के, ये सरसों है ना जी, सरसों के फूल हैं। ये सरसों के फूल हैं और इसी का तेल निकलता होता है। जी, जी, सरसों जिसको कहते हैं, बिल्कुल। सरसों का जो तेल बहुत ज़बरदस्त समझा जाता है, वो इन्हीं सरसों के अंदर से तेल निकलता है। और इतनी दूर इसलिए मैं आया हूँ कि आपको ये खूबसूरत नज़ारे भी दिखा सकूँ और ख़ुद भी अपनी आंखें नज़ारे देख के ठंडी कर सकूँ। शुरू में मैंने आपको बताया राज के बारे में, जिसमें मुझे बहुत शदीद चोट लगी और ये सिलसिला जारी है। और फिर भी टाइम निकाल के, जिस तरह मैंने आपको लाहौर में कहा था कि अगली जो स्टोरी है मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, तो ये देखिए, ये सरसों के फूल हैं जो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह ताला के नज़ारों में से खूबसूरत नज़ारे येलो कलर के पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। सरसों के फूल जो लगे हुए हैं जी, इन्हीं के अंदर से तेल निकलता है। बहुत सारे, मुझे आज भी खुद पहली दफ़ा पता लगा, इन्हीं फूलों में से निकलता है अरसलान जी। इनके ऊपर बीज होता है सर। हाँ, ये ऊपर ब्लैक, ये जो बीज है, जी जी, इसके ऊपर एक बीज सा है। इस बीज के अंदर से वो तेल निकलता है जिसको सरसों का तेल कहते हैं। मैं अपने मोबाइल के साथ ही रख देता हूँ। आज की जो स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हरियाणा से मुझे भेजी है। मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे लोग मुझे कहानी भेज देते हैं लेकिन उसके बाद वॉइस मैसेज होता है, उसको डिलीट कर देते हैं। तो अभी कहानी शुरू प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई होती तो उसको जब डिलीट कर देते हैं, तो जब मैं उस कहानी को खोलता हूँ सुनने के लिए कि इसको प्रोग्राम में शामिल करूँ, तो वो डिलीट हो चुकी होती है आपकी फ़ाइल। तो फाइल तब तक आप लोगों ने डिलीट नहीं करनी जब तक प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए आपकी स्टोरी। तो उन्होंने फ़ाइल भेजी थी, डिलीट हो गई, उन्होंने दोबारा से भेजी। उनका नाम है, मैंने मोबाइल इसलिए रख लिया पास, मुझे उनका नाम भूल रहा था। उनका नाम है जी, जिन्होंने स्टोरी भेजी, एक सच्ची कहानी है। दो कहानियाँ जो आज आपको मैं सुनाऊँगा और उनमें एक मज़ेदार टॉपिक है जो आपको अच्छा लगेगा। मनजीत सिंह इनका नाम है, जिन्होंने कहानी बनी है। मनजीत सिंह, हरियाणा इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। और इनके छोटे भाई जिनका नाम है अवतार सिंह, वो भी इन्हीं के साथ, और उनका ताल्लुक़ भी हरियाणा इंडिया से है। मनजीत और अवतार सिंह। अल्लाह ताला हमेशा भाइयों की जोड़ी, एक ऐसे भाई जो हमेशा इकट्ठे रहते हों, काम भी एक ही जगह पे करते हों, तो उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो साथ ही गुज़रता है। तो वो जो प्यार और वो मोहब्बत उनके बीच में कायम होता है, दुआ यही है वो अल्लाह ताला हमेशा सब भाइयों में कायम हो, दायम रखे। ये कहानी कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये तकरीबन पिछले साल की ही कहानी है। वो कहते हैं जो हम दोनों भाई हैं, हम ट्रक ड्राइवर हैं, हम ट्रक चलाते हैं। ट्रक ड्राइवर की भी एक अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी होती है। मुझे इसलिए भी मैं उनको हमेशा, परिंदे पीछे बोल रहे हैं, कितना खूबसूरत मंजर है। ये भी एक ज़बान है जिसको आप और मैं समझ नहीं पा रहे, वरना पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। किसी बात पे खुश हैं या किसी बात पे लड़ रहे हैं, उदास हैं, हम समझने से कासिर हैं, लेकिन इतना आप और मैं ज़रूर समझ सकते हैं कि कुछ कह ज़रूर रहे हैं। ये लहजा बोलने का, ये अंदाज़ कुछ समझाने वाला है। कारल, दोनों भाई ट्रक ड्राइवर हैं और ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी की मैं बात कर रहा था। चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, फ्रांस, इटली, जापान, किसी भी मुल्क में हो, इंडिया, पाकिस्तान हो,
लंबे रूट पे ये जाते होते हैं, चाहे दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा हो। एक लंबी सड़क जो कभी कभी घूम जाती है, मुड़ सी जाती है, जिगजैग सी हो जाती है, वरना सीधी सड़क होती है। उस पे 2 लाइटें होती हैं और एक ट्रक ड्राइवर बैठा मुसलसल ड्राइव कर रहा होता है। कहीं नींद का रात को झोंका ना आ जाए, कहीं वो सो ना जाए, खुदा ना करे किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, तो वो कुछ ना कुछ कानों में सुनता रहता है, चाहे वो गाने की शक्ल में हो या अक्सर लोग इसी ऑफ कैमरा स्टोरी को लगा लेते हैं तो कहते हैं वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। तो इसलिए मैं हमेशा ट्रक ड्राइवर को कहता हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपका वक्त अच्छा गुजरता है इस स्टोरी की वजह से, तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो कहते हैं हम दोनों भाई भी जब भी ड्राइविंग करते हैं तो आपकी स्टोरी लगा लेते हैं और सुनते रहते हैं। रात के टाइम अमूमन ये होता है, कभी मैं सो जाता हूँ तो अवतार सिंह छोटा भाई ड्राइविंग करता है, और जब उसको नींद आती है तो वो सो जाता है, मुझे जगा देता है और फिर मैं ड्राइविंग करता हूँ। एक ऐसी ही रात हम दोनों भाई, मैं जगह शायद भूल गया हूँ, इंडिया में ही कहीं जगह थी जहाँ से वो ट्रैवल कर रहे थे। बड़ा भाई जब काफ़ी देर ड्राइविंग कर चुका तो उसको लगा कि मुझे अब सोना चाहिए। उसने अपने छोटे भाई अवतार सिंह से कहा, वीरे हुण तू इत्थे गड्डी ते आ जा, मैं सौण चला। ये जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं अमेरिका में जो मैंने देखा है, उनका तो बाकायदा वो कहते हैं पीछे एक बेड टाइप लगा होता है सोने के लिए। हरियाणा में जो उनका ट्रक था उसमें भी एक सिस्टम तो ज़रूर लगा होगा या उन्होंने बना ही लिया होगा, जिसमें ये लोग सो जाते हैं। तो बड़ा भाई पीछे जाकर सो गया और छोटा भाई, जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल के करीब होगी, बहुत ही सेहतमंद, लंबा चौड़ा कद, अवतार सिंह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लंबा चौड़ा कद, एक सेहतमंद जवान ड्राइविंग सीट पे आके बैठा। और जो गाड़ी रुकी थी इसलिए कि भाई एक उस सीट से उठे और दूसरे भाई को मौका दे, तो बड़ा भाई पीछे सो गया और अवतार सिंह उस सीट पे बैठा। उसने गाड़ी का गियर लगाया और गाड़ी ने फिर से चलना शुरू कर दिया। रात का अंधेरा, वीरान सड़क और खामोशी। अगर कोई आवाज़ आती थी तो दूर कहीं से किसी लोमड़ी की, किसी गीदड़ की, किसी जानवर की, किसी ऐसे जानवर की जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही निकलते हैं और आवाज़ें निकालते हैं। आज वो स्टोरी भी नहीं सुन रहे थे क्योंकि वो कहते हैं ये दिन स्टोरी का नहीं था, पिछले सारे हम सुन चुके हैं और बाज़ औक़ात एक स्टोरी को 4-4, 5-5 दफ़ा भी सुन लेते हैं। ट्रक ने चलना शुरू किया। अवतार सिंह ट्रक चलाता हुआ जा रहा था, नींद वो ले चुका था तो इसलिए वो हशाश बशाश था, उसकी आंखें बिल्कुल अलर्ट थीं, नींद के झोंके उसको नहीं आ रहे थे। ट्रक अपनी मखसूस अंदाज से चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। एक भाई सोया हुआ है और एक ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन रोड के ऊपर भी उसका ध्यान है और अगर म्यूज़िक नहीं चल रहा, वो कुछ और नहीं सुन रहा तो वो कुछ खुद गुनगुना रहा होता है। इंसान है, आदत है, या फिर कुछ ना कुछ सोचना भी शुरू कर देता है। वहीं उन्हीं ख्यालों में गुम ट्रक चलाते हुए, पता नहीं किस ख्याल में वो गुम था कि उसकी निगाह ने एक जो मंजर देखा वो इतना अजीब सा मंजर था, लेकिन इतना अचानक था कि संभलने का मौका ही ना मिला। उसका कहना यह था कि रोड के बिल्कुल दरमियान में भेड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड था जो रोड को क्रॉस कर रहा था। लेकिन ड्राइविंग का एक असूल है, जब भी कोई भेड़, बकरी, जानवर कुछ भी रोड से क्रॉस करे, सिंगल हो तो शायद अचानक से आ जाए, लेकिन पूरा एक झुंड हो, काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो, तो वो दूर से ही नज़र आ जाते हैं कि रोड के आगे से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ मंजर इस तरह था कि जब वो ख्यालों से चौंका या पता नहीं क्या हुआ, वो खुद भी इसको सही तरीके एक्सप्लेन नहीं कर सका, कि उसकी जैसे ही निगाह पड़ी तो उसी लम्हे ट्रक के बिल्कुल सामने वो झुंड सा, वो लश्कर सा, वो एक काफ़ी बड़ी तादाद में भेड़ गुजर रही थी, उसके सामने आ गई। अब वो अगर एमरजेंसी ब्रेक भी लगाना चाहता तो देर हो चुकी थी। और जब देर हो जाए तो फिर यही होता है कि उसने कोशिश की, स्पीड एकदम कम की, एक्सीलेटर से पाँव हटा लिया, ब्रेक लगाने की भी कोशिश की, लेकिन ट्रक लोडेड था, भरा हुआ था सामान से, वज़न होता है उसके ऊपर। उसके बावजूद कि उसने ब्रेक लगाई, गाड़ी उन भेड़ों के ऊपर से गुजर गई। वो जो रोड भरी हुई थी भेड़ों से,
कुछ आगे क्रॉस कर चुकी थी और कुछ पीछे थी क्रॉस करने के इंतज़ार में, लेकिन जितनी भी रोड के ऊपर मौजूद थी जो क्रॉस कर रही थी, ट्रक उन सबको लताड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरता हुआ गुजर गया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो बहुत ना सिर्फ घबरा गया, खौफजदा हो गया अरतार, बल्कि उसके पसीने छूटने शुरू हो गए, क्योंकि उसके ट्रक ने जानदार को मार दिया था। जब ट्रक ऊपर चढ़ा उन भेड़ों के ऊपर से, तो ट्रक ने थोड़े से जो हचकोले खाए, क्योंकि सामान था उसके ऊपर लोडेड था, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं हिला, लेकिन इतना एहसास ज़रूर हो गया था कि जानदार चीज़ उसके नीचे मरने जा रही है। इतना वज़न जिस भेड़ के ऊपर ट्रक का पहिया गुजर रहा है, तो इतने वज़न की वजह से उसी लम्हे वो मरते जा रहे हैं। ट्रक जहाँ वहाँ से गुजर गया, उस रोड को उन भेड़ों के ऊपर से क्रॉस करता हुआ गुजर गया, तो आगे तो ट्रक चला गया। उसने ब्रेक तो नहीं लगाई, क्योंकि इर्द गिर्द कोई इंसान भी नहीं था, किसी ने पीछे से आवाज़ भी नहीं दी, लेकिन वो इतना बौखला गया, इतना घबरा गया कि उसको समझ ही कुछ ना आई कि मैं करूं तो क्या करूं। बस वो ट्रक चलाता रहा, लेकिन एक चीज़ थी जो धड़ाधड़ उसके माथे से, चेहरे से नीचे टपक रही थी, वो थे पसीने के कतरे। उस खौफ के कतरे जो उसके दिल में आ गया था, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आई थी कि मैंने इन जानवरों को कैसे बचाना है जो इतने अचानक आ गए थे। यहाँ तक कि उसके गले से आवाज़ भी ना निकली। खौफ में वो इतना मुब्तला था कि सिर्फ ट्रक चलाता रहा, इस तरह के कुछ अपने आप को इतना नॉर्मल कर पाऊँ कि इस ट्रक को कहीं गिरा ना दूँ। वो इतना बौखला गया था, इतना परेशान था, उसको खुद डर था कि वो ब्रेक भी ना लगा सका, और जो लड़खड़ा रहा था ट्रक उससे खौफ की वजह से, वो उसको संभालने में लग गया, अपने आप को नॉर्मल करने में लग गया। क्योंकि एक शरीफ व नफ्स इंसान से जब कोई ऐसा काम हो जाए, सरजद हो जाए, अनजाने में ही बेशक क्यों ना हो, वो बहुत घबरा जाता है। और यही पोजीशन उसी की थी, वो बहुत घबराया हुआ था। यहाँ तक कि दूर उसको एक रोशनियाँ चमकती नजर आईं, जो किसी होटल की रोशनियाँ थीं। उसने उस होटल के पास जाके ब्रेक इसलिए लगाई कि अब उसके कुछ होश जो बिल्कुल औसान ख़ता हो चुके थे, होश उड़ चुके थे, अब इस हद तक बेहतर हो चुके थे कि उसको इतनी अकल आ गई कि ये सामने एक होटल है छोटा सा, और यहाँ पे मैंने ब्रेक लगानी है। इससे ज़्यादा कुछ ना कर सका कि गाड़ी की जब उसने ब्रेक लगाई तो साथ ही भाई को जगाया, और जगाने का अंदाज़ ऐसा था कि भाई भी हड़बड़ा के उठ बैठा। क्या हुआ है? उन्हें कहा अरतार की हुआ है, क्या हुआ है? तो अरतार के चेहरे पे जिस तरह हवाएं उड़ी हुई थी, जिस तरह उसके पसीने बह रहे थे, जिस तरह उसकी बुरी हालत थी, तो भाई समझ गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है। एकदम से छलांग मार के उठा और भाई से पूछना शुरू हो गया क्या हुआ है। यहाँ तक कि उसने गेट खोला, भाई को नीचे उतारा जो बिल्कुल एक अजीब सी हालत में था। उसने उसको जल्दी से पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद उसकी इस तरह देखभाल की कि बिल्कुल उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर सके। वो कंप्लीट नॉर्मल तो ना हुआ, लेकिन थोड़ा सा जब बेहतर हुआ तो भाई ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा है एकदम से मेरे सामने इस तरह एक पूरा झुंड आया है भेड़ों का कि ब्रेक के बावजूद मैं उनको बचा नहीं सका और मैंने उनको नीचे मार डाला है। तो भाई ने कहा तुमने वहाँ पे ब्रेक क्यों नहीं लगाई? उसने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आई, वो एकदम इतना अचानक हुआ कि जब मैं गाड़ी ऊपर से गुजर गई तो उसके बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं खुद ब्रेक लगाना भी चाहता तो नहीं लगा सकता था क्योंकि मेरा दिमाग नॉर्मल नहीं था। ये एकदम इतना अचानक हुआ था कि मैं अलर्ट बैठा हुआ था, नींद का झोंका भी नहीं था, कुछ भी ना हुआ, कुछ समझ नहीं आई। दूर मेरी रोड पर निगाह थी और दूर ही मैं बैठा देख रहा था कि रोड क्लियर है। मैं इतना ख्यालों में गुम भी नहीं था कि मुझे होश ना रहे, एकदम से सामने आया है। भाई ने उसको पानी शानी पिलाया। उसके बाद गाड़ी की तरफ गया कि टायरों के अंदर खून के निशान होंगे, गाड़ी के फ्रंट वाली साइड पे, बैक पे, साइडों पे कहीं ना कहीं खून के निशान होंगे जो वो देख सके। लेकिन गाड़ी पे एक खून का कतरा भी नहीं था। उसने कहा किस जगह पे हादसा हुआ है? तो उसने बताया फलां जगह से इतना फासले पे। भाई ने कहा नहीं, हमें इस तरह वापस नहीं जाना, हमें वापस जाना होगा, उस जगह को चल के देखते हैं। आप हौसला करो, नॉर्मल करो अपने आप को, घबराओ नहीं, इस तरीके हम और डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये ना हो तुम्हें कुछ हो जाए, हो जाता है ज़िंदगी में, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एक हादसा हुआ है, जानवर हैं, जो भी होगा हम उनसे चल के बात करते हैं, हौसला करो। यहाँ तक कि भाई ने काफ़ी हौसला दिया तो उसके अंदर भी कुछ हौसला आया। और उसके बाद
वो उसको लेकर उसी जगह की तरफ रवाना हो गया। चाय शाय पी, थोड़ा सा बेहतर हुआ, तो उसको लेकर उसी तरफ रवाना हो गया जिस जगह पे वो हादसा हुआ था। ड्राइवर को हमेशा याद होता है कि कितने फासले पे किस जगह पे क्या फासला हुआ है। अब दोनों भाई अलर्ट होके सामने वाले जो शीशा लगा हुआ है गाड़ी का उसको देख रहे हैं, उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे रोड के ऊपर खून ही खून होना चाहिए, क्योंकि एक नहीं पता नहीं 15, 20, 10 कितनी भेड़ें वहां पे मरी थी। वो तो पूरा एक झुंड था जो उस वक्त रोड पे मौजूद था, और एक लाइन के अंदर नहीं था, रोड के अंदर अगर एक रोड जो थी उस रोड पे अगर एक टाइम में लाइन के अंदर 4 थी तो आगे भी इसी तरह की 4 लाइनें बनी हुई थी। हो सकता है 20 हो सकता है 25 हो सकता है 10 हो, जिनके ऊपर सबके ऊपर ट्रक चला गया था। पूरी रोड को ढूंढते हुए गए कहां पे खून के निशान मिले तो पता लगे कहां पे यह हादसा हुआ है, या इर्द गिर्द बकरियां तो मौजूद होंगी क्योंकि ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। जो भी उसका मालिक था वो इतनी जल्दी जा नहीं सकता अपने झुंड को लेके। यकीनन जिसका इतना बड़ा हादसा हुआ होगा वो वहीं पे मौजूद होगा, इंतजार में होगा, हेल्प के लिए उसने किसी को बुलाया होगा कि जो ट्रक के नीचे आ गए उनमें से हो सकता है कुछ बच भी गई हों। इतनी जल्दी वो नहीं जा सकता, लेकिन काफ़ी दूर जाने के बावजूद भी वो रास्ता जब नज़र ना आया, वो खून नज़र ना आया, वो जगह नज़र ना आई, तो भाई ने पूछा किस जगह पे हादसा हुआ था। तो उसने कहा इस जगह पे। उसने कहा यहाँ पे तो कोई खून के निशान नहीं है, यहाँ पे आसार तक नहीं है, वापस ट्रक मोड़ो, दोबारा से देखते हुए चलते। अब ट्रक की स्पीड बहुत स्लो थी, दोनों भाई दोबारा से देखते हुए आ रहे थे कि कहाँ पे वो निशान मिले और हम वहाँ पे ब्रेक लगा के उसके मालिक से बात कर सके। यहाँ तक के दोबारा भी वहाँ से गुजरे तो उनको कहीं पे भी इतना आहिस्ता आहिस्ता देखने के बाद कोई निशान ना मिले। तो भाई ने पूछा कि यार कहीं तू नींद में तो नहीं था, ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना ज़्यादा जानवर यहाँ पे मरे हैं और यहाँ पे कतरा ज़मीन पे भी खून का नहीं है। यहाँ पे तो पूरे सड़क को भरा होना चाहिए था, जिस तरह तुम बता रहे हो इतना झुंड था और इस अंदाज में मौजूद था। यहाँ पे तो 15-20 भेड़ों का खून होना चाहिए था, लेकिन है क्यों नहीं। और वो खुद भी वहाँ पे बहुत परेशान था भाई, ये मुझसे हादसा हुआ है और सचमुच में हुआ है। मेरी अवतार सिंह खुद भी परेशान था कि ये हादसा तो हुआ है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सारी रोड साफ हो गई, कोई खून का निशान भी नहीं है, गाड़ी के साथ भी निशान नहीं है, टायरों के साथ भी निशान नहीं है। 2 दफ़ा चक्कर लगाने के बाद जब यकीन हो गया कि नहीं वहाँ रोड पे कोई भी निशान नहीं है, तो दोनों भाइयों ने अपना सफ़र दोबारा से जारी रखा। वो मंजिल मकसूद पे तो पहुँच गए, लेकिन एक वहाँ पे जो तब्दीली महसूस हुई वो सिर्फ ये थी, अवतार बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। यहाँ तक कि पहुँचते पहुँचते उसको बुखार होना शुरू हो गया। उसको यहाँ तक इतना बुखार हो गया कि अपना वो जो सामान था उनको उतार के जो भी करना था, जब वो घर पहुँचे तो वो बुखार के अंदर तप रहा था। एक तितली भी मेरे करीब उड़ती फिर रही है, अगर मेरे करीब आ जाती है तो। वो बुखार में तप रहा था। साथ ही फैमिली ने जब वाकया पूछा क्या हुआ इसको, तो वही वाकया सुनाया गया कि इस तरह उसने अवतार ने खुद बताया कि मेरा वहम नहीं है, मैं नींद में नहीं हूँ, मैंने इतनी भेड़ों को ट्रक के नीचे इस तरह लताड़ा है, लेकिन उसके बावजूद एक कतरा भी खून का वहाँ पे मौजूद नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं होशो हवास में था, आवाज़ आई है, टकराने की भी आवाज़ आई है। उसने यहाँ तक भी अब उसको याद आ गया कि जब ज़ोर से ट्रक लगा था तो 1-2 को उसने उड़ते हुए भी देखा था, जो उसकी आंखों के सामने, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी और लोडेड था, बहुत ज़्यादा वज़न था उस ट्रक के ऊपर। 1-2 कहता है मेरी आंखों के सामने उड़ती हुई साइडों पे जाके गिरी थी और काफ़ी नीचे आई थी। जो नीचे आई थी तो ट्रक लड़खड़ाया था, हिला था। उसके बाद वो 9 दिन बुखार में मुब्तला रहा, यहाँ तक कि जब तीसरे चौथे दिन भी उसका बुखार उतरने का
नाम ही नहीं ले रहा था तो उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहाँ पे उसका हर तरह का ट्रीटमेंट हुआ, मुसलसल बुखार को उतारने की कोशिश की गई, जितना ज़्यादा कोशिश हो सकती थी। उनके भाई का कहना यह है कि हम जो कर सकते थे किया, और हमारा इतना ज़्यादा पैसा लगा, डॉक्टरों ने जो डिमांड की हम करते गए। बुखार था कि उतरने का नाम नहीं लेता था। उसकी आंखें थीं कि एक जगह पे रुक गई थीं। मुसलसल एक चीज़ को वो देखता रहता था, जैसे ख़यालों में गुम हो। कुछ बताने की कोशिश करता था लेकिन बता नहीं पाता था, बस सिर्फ आंखें इस चीज़ का अंदाज़ बताती थी जैसे कुछ देखा है। और वो खौफ का शिकार है अवतार सिंह। अब डॉक्टरों ने टेस्ट करने शुरू कर दिए। जितने भी उसके टेस्ट हो रहे थे वो सब के सब क्लियर थे, लेकिन बीमारी थी कि समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टरों ने फिर ये भी कह दिया, वो इन दिनों में जो 2020 में वायरस फैला था पूरी दुनिया के अंदर, उसी का भी नाम लगा दिया गया कि इसको वही हुआ है। उसका भी टेस्ट आ गया, लेकिन उसका जो रीज़न बनी थी बुखार की, तो वो तो उस वायरस की वजह से नहीं थी जो 2020 में फैला था। वो तो उस खौफ की वजह से बुखार में गया था। उसने खुद जो मंजर भाई को बताया और घर वालों को बताया था, तो उस वक्त से ही वो खौफ में चला गया था और उसको मुसलसल बुखार शुरू हो गया था। बाकी कोई अलामात उस वायरस की नहीं थी सिवाय बुखार के, लेकिन डॉक्टरों ने उसको रंग दिया उस वायरस का। उसका इलाज होता रहा, 9वां दिन था उसका। वो अभी तक एक खौफ में न सिर्फ मुब्तला था बल्कि मुसलसल बुखार में था, यहाँ तक कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मुझे जब ये कहानी मनजीत सिंह ने भेजी है, उन्होंने मुझसे पूछा है, उनके नाम के साथ एक लिखा है वर्ड, मैं वो भी बयान कर दूं। उनका नाम है मनजीत सिंह और खोखर बोड़ा उन्होंने लिखा है। ये ज़ात है, ये क्या है उनकी। मनजीत सिंह ने जो बात लिखी है कि मदर साहब, आपको कहानी भेजने का मतलब ये है कि आप कहानी प्रोग्राम में शामिल करें, आपकी मर्ज़ी। अगर नहीं भी आप करना चाहते, मुझे ये ज़रूर बताइए मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। इसलिए मैंने इस कहानी को प्रोग्राम में शामिल किया है। आपके भाई ने जिनको ट्रक के नीचे दिया था वो असल में जिन्नात थे, वो भेड़ बकरियां नहीं थीं। वो जो झुंड था असल में जिन्नात का झुंड था, और वो जिन्नात की शक्ल में ही वहाँ से गुजर रहा था। और अगर वो कोई जानवर होते तो दूर से ही उसको नज़र आ जाते, क्योंकि रात के टाइम पे रोड के ऊपर इतना अंधेरा होता है कि लाइटें जो एक ट्रक की होती हैं वो दूर तक दिखा रही होती हैं। तो इस तरह का मंजर अगर कहीं दूर भी हो तो ड्राइवर को दूर से नज़र आ जाता है। उसका कहना यह, मैं होश व हवास में था, रोड को देख रहा था, इतना ख्यालों में गुम नहीं था कि मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे सब नज़र आ रहा था। लेकिन एकदम से जिस तरह उसके सामने आई, तो ये वाला जो मंजर होता है एकदम से सामने आना, ये जिन्नात की वजह से होता है। क्योंकि उसका दूसरा बड़ा साइन, उसकी दूसरी बड़ी निशानी ही ये है कि जिस वक्त उसने ट्रक के नीचे उनको दिया और उसने कहा कि मैंने देखा एक दो उड़ती हुई भी मेरी आंखों के सामने जाके गिरी हैं, और क्योंकि वो एक लोडेड ट्रक था, बहुत ज़्यादा उसका वज़न था, उसने टक्कर मारी और टक्कर लगने की वजह से एक इस साइड पे एक दो उड़ती हुई गई, एक दो इस साइड पे उड़ती हुई गई। तो बाकी जो उसके नीचे आई, उन सब का खून उस सड़क के ऊपर मौजूद होना चाहिए था। वहाँ पे कुछ भी ना होने का मतलब ये है, कोई भी इतनी जल्दी खून को साफ़ नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वो जो एक रूप धारे हुए थे, वो मखलूक जिनको हम जिन्नात कहते हैं, वो रोड पे मौजूद थे। और जब क्रॉस करते हुए वो वहाँ से गुज़र रहे थे तो वो एक रूप धारे हुए थे, और इस अंदाज में एक इंसान के सामने आ गए कि इंसान ब्रेक नहीं लगा सका और उनके ऊपर से गुज़र गया। वो डर भी गया था, वो खौफजदा भी था, और उस वक्त ज़्यादा वो घबरा गया जिस वक्त सड़क के ऊपर कोई नामो निशान ही नहीं मिला। तो उस मखलूक ने असल में आपके भाई से बदला लिया। आप लोगों से जो मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, वो ये हुई है, आपको फौरी तौर पे जब दूसरे दिन तीसरे दिन बुखार नहीं उतर रहा था, आपको फौरी तौर पे किसी नेक से, किसी बुज़ुर्ग से, किसी पढ़ाई करने वाले से, जिन्नात निकालने वाले से, जो इस तरह के आमिल होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो तोड़ करते हैं, उसको ये सिचुएशन बतानी चाहिए थी कि हमारे भाई से ये गलती सरजद हुई है और उसके बाद उसका बुखार नहीं उतर रहा। तो उसको वो अगर जो सही नॉलेज वाला, इल्म वाला होता, आप उससे अगर रब्ता करते, वो आपको बताता इसको किस तरीके हैंडल करना है। क्योंकि अगर जिन्नात का नुकसान हुआ है तो उसके बदले जिन्नात को क्या देना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या सदका देना है, किस तरीके करना है कि वो जिन्नात आपके भाई को नुकसान ना पहुँचाएँ। क्योंकि आपने इस साइड पर अमल नहीं किया
किसी से रब्ता नहीं किया, सिर्फ डॉक्टरों के पास रहे, लेकिन अगर चौथे पाँचवें दिन डॉक्टरों से भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था तो डॉक्टरी इलाज चलता रहता। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टरी इलाज बंद कर देते, वो चलता रहता, लेकिन साथ में कि आप किसी ऐसे शख्स से भी रब्ता करते जो इस मामले को देखता, समझने की कोशिश करता और सबसे अहम हल करने की कोशिश करता, तो ये प्रॉब्लम ना आता। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने किसी से रब्ता नहीं किया, उसको हल नहीं किया गया, इसीलिए ये इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, अजान हो रही है और मैं इसलिए थोड़ा सा खामोश भी हो गया हूँ। दूसरी बात, जो इस वक्त भी कहानी लोग सुन रहे हैं, याद रखिए जब इस तरह का मामला हो जाए कि ऐसा हादसा पेश आ जाए जो आंखों ने देखा भी हो लेकिन वापस जाके दोबारा से देखे तो वहाँ पे आपको कोई साइन ना मिले, तो क्लियर समझ जाइएगा कि ये मामला जिन्नात का मामला है। इसलिए आपने जो भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवानी है वो ज़रूर करवाएं, लेकिन साथ में आपने लाजमी इसका तोड़ भी करवाना है। जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे तोड़ करते हैं, कैसे हल करते हैं, ये भी आप लोगों ने लाजमी करवाना है। आखिरी बात, अगर आप उस वक्त मुझसे भी रब्ता कर लेते तो मैं आपको वहीं इंडिया का कोई बंदा बता देता, या ख़ुद आपको मैं बता देता कि इसका किस तरीके हल करना है, इसका किस तरीके तोड़ करना है और किस तरह भाई को इस मुश्किल वक्त से निकालना है और उन जिन्नात से बचाना है। उन जिन्नात ने उस मौत का बदला इस तरीके लिया कि आपके भाई की जान ले ली। आपने मुझे कहा था मैं आपको जवाब दूं, तो आज मैंने आपको ऑन एयर जवाब दे दिया। दूसरी कहानी जो मुझे भेजी है बड़ी मज़े की है, मुझे फरजीन ने सुनाई है, इतनी मज़े की है, नाम मैं फर्जी रखने जा रहा हूँ। यासिर एक पाकिस्तान की फूड की एक शॉप पे डिलीवरी बॉय है। पिज़्ज़ा वगैरह जब मंगवाया जाता है तो उसका काम होता है, जैसे ही गरम गरम पिज़्ज़ा तैयार होता है बॉक्स में बंद किया जाता है, उसको दिया जाता है, वो अपने बैग में रखता है, अपने बाइक पे बैठता है और बाइक पे जाके उसी एड्रेस पे जो पिन लोकेशन भेजी गई होती है या समझाया गया होता है वहाँ पे पहुँचता है और जाके वो उनको पिज़्ज़ा देकर आता है। ये एक नॉर्मल लाइफ है, बहुत सारे लोग इस तरह की लाइफ गुजारते हैं। जी बीच में कट लगाने पड़े इसलिए कि पहले वहाँ से अजान आई थी और फिर यहाँ से अजान की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैंने रुका। यासिर की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा था। बहुत सारे लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं कि वो डिलीवरी का काम करते हैं। यासिर भी इस तरह का ही काम करता था। कहाँ से डिलीवरी आई है, किसने डिलीवरी दी है, ये तो डिलीवरी बॉय को पता नहीं होता, सिवाय इसके कि जब ऑर्डर उसके हैंड ओवर किया जाता है तो उसको एक बिल थमा दिया जाता है कि ये बिल है और ये ऑर्डर है। उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद, सामान उनके हवाले करने के बाद बिल पेश कर दिया जाता है और पैसे लेके वो वापस अपनी शॉप पे आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन ऑर्डर आया, एक लार्ज बड़ा फुल फैमिली पैक जो पिज़्ज़ा होता है उसका ऑर्डर दिया गया। और जब ऑर्डर तैयार हो गया तो यासिर को आवाज़ दी गई। यहाँ पे और बहुत सारे लड़के भी थे जो मुख्तलिफ जगहों पे अपने अपने ऑर्डर लेके जा रहे थे। वहीं पे यासिर को कहा गया कि ऑर्डर है जो आपने पहुँचाना है। एड्रेस उसको समझा दिया गया। वो बिल्कुल एक ऐसा एग्जैक्ट एड्रेस था जो उसको पता था कहाँ है, किस जगह पे है, नंबर भी लिखा हुआ था। पहली दफ़ा वो उस एड्रेस पे जा रहा था लेकिन जानता था कि वो पहुँच जाएगा। उसने अपने बैग के अंदर उस फैमिली साइज पिज़्ज़े को रखा, साथ में बिल अटैच था। बाइक पे वो बैठा, उसने बाइक स्टार्ट की और रवाना हो गया अपने उस सामान को डिलीवर करने के लिए जो पिज़्ज़े की सूरत में डब्बे के अंदर बंद था। उस इलाके में जब पहुंचा, उन गलियों को उस तरह एड्रेस को फॉलो करता हुआ ढूंढता ढूंढता एक ऐसी गली में दाखिल हुआ जिसके आगे वही मकान नंबर था जो उसने ढूंढना था और वहाँ पे जाके उसने डिलीवरी देनी थी। ऐसा ही हुआ, वो वहाँ पे दाखिल हुआ उस गली के अंदर और उस मकान को ढूंढते ढूंढते एक मकान के सामने पहुँचा जो मकान की हालत बता रही थी कि घर के जो मकीन हैं काफ़ी अरसे से उन्होंने इसके अंदर पेंट नहीं करवाया, कोई सफाई सुथराई भी नहीं कराई और लगता है इस मकान की वो कुछ ख़ास देखभाल नहीं कर रहे। और ये एक आम सी बात होती है, चाहे वो खूबसूरत घर हो, लविश घर हो, गरीब सा घर हो, टूटा सा घर हो या कोई एक आम सी दुकान हो, इससे कोई गर्ज नहीं होता यासिर जैसे लड़कों को, सिवाय इसके कि अपना ऑर्डर ले लें और हमें बिल कर दे ताकि हम वापस जाएं। तो उसने भी ऐसे ही किया।
घर को एक निगाह देखते ही उस नंबर प्लेट की तरफ उसने निगाह मारी, जो उसके पास एड्रेस था वही बिल्कुल सेम एड्रेस पे वो पहुंच चुका था। घर की हालत से उसको अंदाज़ा हो गया था कि इस घर के मकीन कुछ इस घर को ख़ास ख्याल नहीं रखते, काफ़ी पुराना हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे काफ़ी अरसे से किसी ने सफाई ही नहीं की, यहाँ तक कि गेट भी इतना मैला था। उसने बेल बजाई, उसके कानों में बेल की आवाज़ तो नहीं आई, लेकिन शायद अंदर मौजूद जो भी थे उन्होंने बेल की आवाज़ सुन ली थी, क्योंकि एक बेल देने के बाद एक मखसूस टाइम होता है जो एक इंतज़ार किया जाता है, और अगर कोई दरवाज़ा ना खोले तो दोबारा से बेल बजाई जाती है। ऐसा ही हुआ, उसने बेल बजाई। इससे पहले कि वो दोबारा से बेल बजाने की नीयत करता, दरवाज़ा अंदर से खुलने की आवाज़ आई, लेकिन अंदाज़ ऐसा था कि जो लोहे का वो एक लगा हुआ था उसको काफ़ी अरसे से तेल नहीं दिया गया। खोलते हुए इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी जैसे खोलने वाले को काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा हो, क्योंकि वो कई सालों से जंग आलूद हो चुका था शायद। तो ऐसे गेट जब खोले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चरचराहट की आवाज़ आती है। तो यासर ने भी खड़े होकर चरचराहट की आवाज़ सुनी, और उसके बाद एक लड़का जिसकी उम्र कोई 26-27 साल थी वो बाहर निकला, और जैसे ही उसने उस पिज़्ज़े की कंपनी का जो ड्रेस होता है, शर्ट होती है, जैकेट होती है जिस पे लिखा होता है, उनको लोगो बना होता है, देखते ही वो पहचान गया कि उसकी डिलीवरी आई है। तो उसने फ़ौरन आगे हाथ बढ़ाया कि बॉक्स मुझे दे दें, और साथ ही जो बिल था वो भी उसने उसको पकड़ा दिया। उस लड़के ने जो अंदर से निकला था उसने बॉक्स भी पकड़ा पिज़्ज़ा का, और साथ भी बिल भी लिया, और ख़ामोशी से इस अंदाज़ में अंदर चला गया जिस तरह अमूमन लोग बिल पकड़ के चले जाते हैं। मैं भी कई दफ़ा डिलीवरी इस तरह मंगवाता हूँ, तो जैसे ही वो मैंने खुद मंगवाई होती है तो मुझे पता होता है, वहीं पे मैं उसको पे कर देता हूँ। और अगर मिसेज ने मंगवाया होता है कोई चीज़ तो मैं बॉक्स पकड़ के और बिल पकड़ के अंदर चला जाता हूँ, और उसको जाके बॉक्स पकड़ाता हूँ कि देखो यही चीज़ मंगवाई थी। वो चेक करती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऑर्डर गलत आ जाता होता है। चेक करने के बाद कहती है हाँ यस यही ऑर्डर है मेरा, तो उसी वक्त मैं फिर बिल देखता हूँ, जाके पे कर देता हूँ। तो बहुत दफ़ा मैं भी ऐसे करता हूँ, खामोशी से बिल और बॉक्स पकड़ के अंदर चला जाता हूँ, दोबारा वापस आके बिल पे कर देता हूँ। उस लड़के ने भी ऐसे ही किया, बिल पकड़ा और साथ में बॉक्स लिया, अंदर चला गया और गेट बंद कर दिया। अब यासिर बाहर इंतज़ार में था कि वो आएगा, उसको बिल पकड़ाएगा, और बिल लेते ही वो वापस अपनी दुकान की तरफ रवाना हो जाएगा। उसने अपने बॉक्स की जिप बंद की जिसके अंदर से उसने बैग निकाला था, और इस इंतज़ार में खड़ा हो गया कि मुझे बिल मिले। तकरीबन जब टाइम इतना ओवर हुआ, क्योंकि दोबारा से आप बेल नहीं बजाते पैसों के इंतज़ार में, उन लड़कों को समझाया जाता है ऑर्डर के लिए तो आप बेल बजा सकते हैं, एक नहीं 2 दफ़ा बेल बजा दें, 3 दफ़ा बजा दें, लेकिन पैसों के लिए इस तरह नहीं करना, ये उसमें बदतमीज़ी में आएगा। तो उसने काफ़ी देर वेट किया कि कहीं बुरा ना लगे उनको कि यार क्या हो गया, दे रहे हैं बिल। तो जब अंदर से कोई ना निकला तो उसको अब लगा कि अब टाइम इतना हो चुका है कि मैं बेल बजा दूँ। तो उसने अब टाइम ओवर होने के बाद बेल बजा दी, लेकिन जब बेल बजाने पे भी काफ़ी देर इंतज़ार किया और कोई भी ना आया, तो उसको एहसास हुआ कि यार वो आ क्यों नहीं रहे, मैं बेल भी बजा चुका हूँ। तो उसने फिर दोबारा से बेल बजा दी। अब की बार बेल 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा बजा दी, 1 2 3 कि भाई बाहर आओ। और जब दोबारा भी 2-3 दफ़ा बेल बजा दी और कोई नहीं आया, वो खड़ा रहा, तो उसको लगा कि वाकई जो अंदर लेके गया था शायद वो अब बाहर नहीं आना चाहता, वरना कोई भी होता इतनी देर में वापस आ चुका होता। अब आप उसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे, क्योंकि वो तीसरी बार भी बेल बजा चुका था, और घड़ी से उसको अंदाज़ा हुआ, तकरीबन उसने टाइम तो नहीं देखा था, उसका अंदाज़ा था कि 10-12 मिनट हो चुके हैं। उसने वापस कंपनी फ़ोन किया और उनको कहा जी ये किसने ऑर्डर दिया था, क्या हुआ है। कंपनी ने पूछा क्या बात है। उसने कहा है जिस जगह का आपने कहा था ये वाला एड्रेस है। रिकन्फर्म किया, उन्होंने कहा जी यही एड्रेस है। उसने कहा हाउस नंबर यही है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही है। उसने कहा मैं उसी गेट के सामने खड़ा हूँ, मैंने बेल बजाई है, लड़का पिज़्ज़ा लेके गया है लेकिन पैसे देने के लिए नहीं आया। अब मुझे इतना टाइम हो गया, मैं 2-3 दफ़ा बेल भी दे चुका हूँ लेकिन कोई भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, इसलिए मैं आप लोगों को कॉल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आप काम करें, जो साथ वाला घर है उसकी बेल बजाएं और उनसे पूछें कि यार इस तरह वाक़या हुआ है, वो थोड़ा सा आपको गाइड कर देंगे ये क्यों निकल रही है, कोई बीमार है, कोई परेशानी है या क्या टेंशन है। इसी तरह उसने साथ वाले घर की बेल बजाई, थोड़ा सा इंतज़ार किया, कोई नहीं निकला। उसने दोबारा से बेल बजाई तो एक शख्स बाहर निकला। सलाम वगैरह करने के बाद उसने कहा जी फरमाइए, हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। उसने कहा नहीं, आपको मैंने इसलिए नहीं जहमत दी, इसलिए आपको थोड़ी सी जहमत दी है कि ये साथ वाले घर से ऑर्डर आया था, मैं ऑर्डर लेके आया हूँ
और उनको डिलीवरी दे दी है, लेकिन बिल देने के लिए कोई वापस नहीं निकल रहा और मैं बेल पे बेल बजा रहा हूँ। तो मुझे कंपनी वालों ने कहा है कि आप साथ वालों से पूछ लें, कोई परेशानी तो नहीं है अंदर वालों को, कोई बीमार तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। तो मैंने कहा आपसे हेल्प ले लूँ, ये क्या मसला है, बाहर नहीं आ रहे। तो उसने एकदम घूर के यासिर को देखा और उसके बाद कहा कौन से घर की बात कर रहे हो, क्योंकि वो अपने गेट में खड़ा था। तो यासिर से जब उसने पूछा कौन से गेट की बात कर रहे हो, तो उसने कहा ये वाला गेट, साथ वाला। तो वो शख्स अपने गेट से बाहर निकल आया साथ वाले गेट को देखने के लिए, और फिर उसने उंगली का इशारा किया, इस गेट की बात कर रहे हो? उसने कहा हाँ। तो उसने उस घर का नंबर रिपीट किया, इस नंबर वाले घर की बात कर रहे हो? इसके बावजूद कि उसके साथ वाला घर है, फिर भी वो बार बार कंफर्म कर रहा है, इस गेट की, इस नंबर वाले की। वो कह रहा है यस। उसने कहा भाई आप होश में हो? उसने कहा क्यों? उसने कहा जिस घर की आप बात करें उसको बंद हुए हुए सालों गुजर गए हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ये लॉक है घर। शायद आप एक बात भूल गए हो, गेट पे देखो बड़ा सा ताला लगा हुआ है। और उसने देखा वाकई एक ताला लगा हुआ था जो बहुत बड़ा था और जंग आलूद हो चुका था। तो यासिर ने कहा लेकिन छोटा वाला गेट तो किसी ने खोला है। उसने कहा भाई वो गेट अंदर से बंद है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुमने किसी और घर के अंदर डिलीवरी दी होगी, इस घर में कोई नहीं रहता, ये तो मशहूर है, ये तो बड़ा वो वाला घर है कि लोग डरते हैं इस घर से। उसने यही वाली बात अपने ऑफिस कॉल करके बताई कि मैंने साथ वाले को बेल दी है और वो बता रहे हैं कि इस घर में तो कोई रहता ही नहीं। तो कंपनी ने पूछा कि भाई फिर तुमने किसको दे दिया? उसने कहा मैंने इसी घर में दिया, इसी लड़के को दिया है, लेकिन उस घर में रहता ही कोई नहीं था। तो कंपनी ने कहा ठीक है तुम वापस आ जाओ, लेकिन एक कोशिश करो, इन साहब जब ये चले जाएं तो तुम साथ वाले घर से भी बात पूछ लो क्या वो भी यही बात कहते हैं। तो उसने उनका शुक्रिया अदा किया। जब वो अंदर चले गए तो उसने साथ वाले घर से भी जब यही सारी सूरत हाल मालूम की तो उनका भी यही कहना था इस घर में कोई भी नहीं रहता, ये कई सालों से बंद घर है। और उस घर में ये जो डिलीवरी मंगवाई गई थी ये पहला केस नहीं था, बल्कि इसके बाद भी 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ जगहों से डिलीवरी मंगवाई गई, सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं था, मुख्तलिफ चीज़ों की, और कोई वहाँ से निकलता, उनसे डिलीवरी लेता, बिल लेके अंदर चला जाता और काफ़ी देर वेट करने के बाद भी बाहर कोई नहीं आता था। और इसी तरह जब वो साथ वालों, उसके बाद मजबूरी होती है साथ वालों की बेल बजानी, जब साथ वालों की बेल बजाई जाती तो वो कहते यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। और उन साथ वालों का कहना ये था कि ये जो घर है ये हॉन्टेड मशहूर है, पहले भी इसके कई वाक़यात, आवाज़ें, चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन अब 3-4 ऐसे वाक़े हो चुके हैं कि यहाँ से डिलीवरी के लिए ऑर्डर जाता है, कॉल जाती है, मोबाइल से कॉल जाती है, PTCL से कॉल जाती है, और उसके बाद जब कोई वहाँ पे देने के लिए आता है तो कोई भी नहीं होता। और जब उस नंबर पे कॉल की जाती है तो बेल जाती रहती है और वो नंबर उठाता नहीं है। और उनका कहना यह है कि जब वो नंबर भी ट्रेस करवाया गया कि किसका वो PTCL नंबर है, तो वो जो मालिक मकान जिनका वो घर था उन्हीं के नाम पे ही वो नंबर है, यानी कि कॉल उसी घर से ही जाती है। तो यासिर और उस तरह के 2-3 लड़के जिनके साथ ये वाक़या हुआ कि अंदर से कोई लेके गया और उसके बाद वापस ही नहीं आया। तो मुझे जब ये कहानी भेजी गई कि वो एक कराची का हॉन्टेड घर है जहाँ पे डिलीवरी मंगवाई जाती है, लेकिन जिन इंसानी रूप के अंदर आते हैं, डिलीवरी लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। मैंने इस स्टोरी को भी प्रोग्राम में क्यों शामिल किया? 2 आज गाने शामिल किए। पहली बात, जिन्नात बहुत कम चांस है कि इस तरह की हरकत कर सकते हैं कि कॉल करें, डिलीवरी मंगवाएं और उसके बाद गायब हो जाए। ऐसा जिन्नात नहीं करते। तो फिर सवाल ये है, फिर कौन ऐसा करता है? हतमी राय मैं कभी भी कायम नहीं करता कि मैं कह दूं कि 100% ऐसा ही होता है। मैं एक राय कायम कर सकता हूं। हतमी राय उस वक्त कायम होती है जब आप उस लोकेशन पे मौजूद हों, उसके अंदर जाएं, मैं पढ़ाई करूं, चेक करूं, मुझे पता लग जाएगा हॉन्टेड है या नहीं है, उसके बाद ही मैं फैसला कर सकूंगा। अभी इस कहानी को सुनने के बाद जो मैं अपनी राय दे रहा हूं, मेरा अंदाज़ा है वो ये है, ये कोई इंसान है जो शरारत कर रहा है। हो सकता है उस घर के अंदर जो PTCL मौजूद है वो एक्टिव हो, या उसको एक्टिव किया जाता है, या उससे कॉल की जाती है। ऑर्डर देने वाला एक इंसान होता है, क्योंकि उनको जो ऑर्डर रिसीव होता है, एक जगह पे एक दफ़ा ऑर्डर दिया गया, दूसरी दफ़ा ऑर्डर नहीं दिया गया, क्योंकि पैसे नहीं मिले थे तो वो लिख देते अपने सिस्टम में कि जी इस जगह पे ऑर्डर दोबारा नहीं देना। हर जगह मुख्तलिफ जगहों पे ऑर्डर दिया गया है। और जो जिन्नात हैं, मैं अब आपको थोड़ा सा तफसील से इसका जवाब देता हूँ। जिन्नात क्या करते हैं?
कोई शख्स है जो इस तरह कॉल कर रहा है, उसको वहाँ पे PTCL कहीं चलता हुआ मिल गया है और उस चलने की वजह से उसने उस PTCL का फ़ायदा उठाया है। वहाँ पे जो वो, यानी कि मैं पाकिस्तान में PTCL कहते हैं जो टेलीफोन पहले घरों में होते थे, मोबाइल नहीं, वायर वाला जो फ़ोन होता था, टेलीफोन वायर वाला जो था वो एक्टिव है, उसकी लाइन वहाँ पे बिछी हुई है और मालिक ने कई सालों से बंद किया हुआ है, लेकिन मालिक कभी कभी वो कहते हैं वहाँ पे चक्कर ज़रूर लगाता है। तो हो सकता है वो वहाँ पे एक रात रहता भी हो या नहीं रहता, तो उसने अपना टेलीफोन जो है वो तार वाला वो एक्टिव रखा हुआ है। तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए ऑर्डर दिया और उसके बाद अंदर चले गए, बाहर निकले ही नहीं। तो जब हमसाये से पूछा गया तो उन्होंने कहा घर ही बंद है, तो कैसे कोई अंदर घुस सकता है, और वैसे भी कोई डिलीवरी बॉय बेचारा ये तो नहीं कर सकता कि अंदर जाए। हाँ, उस वक्त अगर हेल्प के लिए पुलिस को कॉल की जाती तो फिर ये हो सकता था, ये माजरा हल भी हो जाता, वो बेल बजाती, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई वाकया हो, कोई पहल चीज़ लेके जाए और दरवाज़ा ना खोले, तो फौरी तौर पे आपको क्या करना चाहिए, आप कॉल करें। हर मुल्क में एक अपनी सिस्टम, सर्विस सिस्टम होती है। मैं पाकिस्तान की कहानी सुना रहा हूँ, यहाँ पे हम कॉल करते पुलिस को, तो वो आएंगे, वो आपका दरवाज़ा नॉक करेंगे, बेल बजाएंगे, नहीं है तो उनके पास एक अथॉरिटी है, वो अंदर जा सकते हैं, वो ट्रेस करके आपको बता सकते हैं। हो सकता है अगर इस तरह हेल्प ली जाती तो उसको पकड़ भी लिया जाता जो इस तरह काम कर रहा था, क्योंकि उसने हर दफ़ा मुख्तलिफ जगहों से ऑर्डर मंगवाया। अब एक खौफ फैला दिया गया उस घर के बारे में, अगर वहाँ पे जिनात हैं भी सही, हो सकता है वहाँ पे जिनात हो, हॉन्टेड भी है, लेकिन कोई वहाँ से फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि वो रात या आधी रात को ऑर्डर नहीं देता, वो तकरीबन 7-8 बजे के करीब ऑर्डर देता है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जिस वक्त वो अपना ऑर्डर लेता है और जैसे ही वो लड़का वहाँ से जाता है उसके बाद हो सकता है वो वहाँ से निकल जाता हो, बाहर चला जाता हो। जिन्नात के बारे में आपको तफसील से बता चुका हूँ। वो मिठाई चीज़ें लेने के लिए जाते हैं तो घरों में नहीं मंगवाते, क्योंकि वो अपना एड्रेस, अपनी लोकेशन नहीं बताते। वो जाते हैं, सामान लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। दुकानों के अंदर गए हैं, ज़्यादातर मिठाई की दुकान के ऊपर गए। मैंने ये तफसील से बताया हुआ है। नए नोट लेके जाएंगे, जब उसको पैसे देंगे आंखें नीचे रखेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, डायरेक्ट आंखों में देखने की कोशिश नहीं करेंगे और सामान लेंगे और ढेर सारा लेंगे, थोड़ा सा नहीं लेंगे। मिठाई भी लेंगे तो ढेर सारी लेंगे और लेके वहाँ से बिल्कुल इस तरह रहेंगे कि इधर उधर देख रहे हैं, ताकि कोई भी उनकी आंखों में ना देख सके, क्योंकि उनकी आंखों से पता लग जाता है ये इंसानी आंखों से चेंज आंखें हैं। तो सामान लेंगे और वहाँ से चले जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने की दुकानों पे जाके। कहाँ से आए थे, कहाँ गए, किसी को नहीं पता। ऐसा नहीं है कि वो अपना घर ही बता देंगे, हम यहाँ जिनात हैं, हम यहाँ पे रहते हैं और हम यहाँ पे सामान मंगवाते हैं। ऐसा आज तक हुआ नहीं है। लेकिन अब कभी दोबारा जो सुनने वाले हैं कराची में, जो इस मकान को जानते हैं, इस मकान के बारे में उनको पता है, उनके लिए आज मैं कह रहा हूँ, अगर दोबारा कोई इस तरह का वाकया हो, कोई जिन बन के डरा रहा है और चीज़ मंगवा के गायब हो रहा है, तो आप हेल्प करें, हेल्पलाइन के लिए कॉल मिलाएं और मंगवा, उनको बुला के अंदर दाखिल वो हो सकते हैं। साथ वाले हमसाए भी अंदर दाखिल हों तो आप उस चोर को पकड़ लेंगे जो लोगों को जिन बन के डरा रहा है। तो इस कहानी को भी सुनाने का मकसद ये था कि लोगों को आगाही आ सके कि ऐसा जिन्नात नहीं करते, जिन्नात के खाते में डाला जा रहा है, लेकिन असल में कोई और है जो इस तरह कर रहा है। और दूसरी कहानी को भी इसलिए सुनाया गया कि खुदा ना करे किसी के साथ इस तरह का हादसा पेश आए, ट्रक के साथ, गाड़ी के साथ, आम चीज़ के साथ, मोटरसाइकिल के साथ, मोटर बाइक के साथ, तो वो क्या करे, फौरी तौर पे डॉक्टर के साथ साथ इस तरह भी रब्ता करे किसी ऐसे शख्स से जो रूहानियत जानता हो। तो उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो को इससे पहले कि मैं आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वही रिक्वेस्ट। अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा ऐसा ही माहौल ढूँढूँ जो पीछे बैकग्राउंड भी आपको खूबसूरत नज़र आए, जो मुझे भी अच्छा लगता है। और आप अगर अपनी कहानी मुझे लिख के भेजेंगे तो वो तो डिलीट नहीं होती, महफूज रहती है। लेकिन अगर आप वॉइस मैसेज करेंगे तो लंबा मैसेज एक ही करें, छोटे छोटे क्लिप ना बनाएं, एक ही लंबा क्लिप बनाएं। उसमें अपना नाम भी बताएं, अपना शहर भी बताएं, चाहे लिख के कहानी भेजें या वॉइस मैसेज करें। कहानी भेजने वाला अपना नाम बताए, शहर बताए, और अगर क्लियर नहीं बताना, नाम फ़र्ज़ी बताने हैं तो ये भी मुझे लाजमी बता दें कि जी फ़र्ज़ी बताएं, रियल ना बताएं, वरना मुझे पूछना पड़ता है हर दफ़ा, जी आपका नाम रियल बताना है या फ़र्ज़ी, मुझे कहानी में बता दिया करें फ़र्ज़ी नाम या रियल नाम बताने हैं। और डिलीट नहीं करना वॉइस मैसेज को तब तक जब तक वो स्टोरी के अंदर शामिल ना हो जाए। जब आपकी कहानी मैं सुना दूँ उसके बाद बेशक उसको डिलीट कर दें। तो आज की इस ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक आपसे इजाज़त चाहता है, इस ढेर सारी दुआओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।